हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। सत श्री अकाल जी सारे नु। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर पटवारी के जो मेंस का जो पेपर था उसकी फर्स्ट क्लास के हमने कुछ अराउंड 14 to 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। और अब हम पटवारी आपका जो मेंस के जो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वीडियो जो है पसंद आ रही होंगी, आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बच्चों को उस टाइम पर क्लियर नहीं थे। तो वो सारे के सारे डाउट्स और सारे के सारे क्वेश्चन मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए तो अब हम बनाते हैं भी आगे वाले जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे उनके ऊपर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास ये सिंपल देखो टाइम एंड वर्क का हमारे पास एक क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था कि ABC जो हैं कंप्लीट कर सकते हैं वो 24, 5 एंड 12 डेज़ में। ए किसी काम को, इसको ब्लैक कर लेते हैं वाइट की जगह पे, ए किसी काम को 24 डेज़ में कर सकता है, बी उसी काम को 5 डेज़ में कर सकता है और सी उसी काम को 12 डेज़ में कर सकता है। हमसे सिंपली पूछा गया कि तीनों मिलकर अगर करेंगे तो कितने डेज़ में काम पूरा करेंगे। तो 24, 5, 12 का आप एलसीएम लोगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 120। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 5, यहाँ पे आ गया 24, यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 10। ठीक है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, ये जो हम एलसीएम लेते हैं, ये जो एलसीएम होता है ये हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। और यहाँ पे जो हम फाइंड करते हैं ये हमारा क्या होता है, वन डे वर्क होता है। ठीक है, वन डे वर्क आता कैसे है कि टोटल वर्क 120 है और ये उसको करने में 24 डेज़ लगा रहा है। तो 120 डिवाइड बाय 24, तो उसका वन डे वर्क कितना होगा 5। तो 120 डिवाइड बाय 5, इसका वन डे वर्क कितना होगा 24। 120 डिवाइड बाय 12, इसका वन डे वर्क कितना होगा 10। और जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है भी कितने डेज़ आपके लगेंगे, तो किसी भी पर्सन के डेज़ फाइंड करने हैं तो वो हमेशा आता है टोटल वर्क डिवाइड बाय उन पर्सन का वन डे वर्क जिसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो टोटल वर्क हमारे पास 120 है। ठीक है, और हमसे पूछा गया कि तीनों मिलकर इस काम को कितने डेज़ में करेंगे। तो तीनों मिलकर हम ऐड करेंगे, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 + 24 29 + 10 कितना 39। जब तीनों मिलकर करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं वो 39। आप कैंसिल करके पहले इसको छोटा बना लो, 3 से काट लेते हैं भाई 13 आ जाएगा, ऊपर 3 से काट दो कितना आ जाएगा 40। 40/13, तो 3/1/13 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर, ये इसी तरीके से हमने लिखा हुआ है 3/1/13। ये आपका था 3/3/7। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन समझ जाया करो। मिक्स फ्रैक्शन में जब हम लिखते हैं तो 3 को मैंने अलग लिखा है, फिर 3/7 हमने अलग लिखा हुआ है। ठीक है, तो 13 3 39 + 1 कितना बनेगा 40/13। क्लियर हो गया। तो पहला सवाल बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, ए 24 दिन में कर रहा है, बी 5 दिन में, सी 12 दिन में कर रहा है। एलसीएम लिया हमने इनका 120, वो टोटल वर्क हुआ, हमने 120 से डिवाइड किया, हमारे पास वन डे वर्क आ गया। तो डेज हमारे पास कैसे आते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय वन डे वर्क। तो टोटल वर्क 120 है जो कि मुझे तीनों से मिलकर करवाना था, तो डिवाइड बाय 39, तो 3/1/13 डेज। क्लियर जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम एंड वर्क में ये और टाइप वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया भी जो और टाइप वाला क्वेश्चन है इसे करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता रखा है, बेसिक कंसेप्ट भी आपको सिखा रखा है। तो डायरेक्टली हम जो शॉर्ट ट्रिक है इसे करने की वो हम समझते हैं कि जब भी और टाइप वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये वाला और टाइप वाला जब भी क्वेश्चन आता है तो आपने करना क्या होता है। ठीक है, वो कह रहा है कि 3 men और 9 boys कैन फिनिश ए वर्क इन 21 डेज। 3 men या फिर 9 बॉय किसी काम को 21 दिन में पूरा करते हैं। तो और टाइप में मैंने आपको बताया क्या करना होता है। सबसे पहले आप सबसे ऊपर लिखते हो नंबर ऑफ डेज। ठीक है, सबसे ऊपर आप क्या लिखते हो, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, कि कितने डेज आपको क्वेश्चन में मेंशन है। फिर उसके बाद आपसे जो पूछा जाता है, इन हाउ मेनी डेज कैन 5 men and 6 boys टुगेदर डू द सेम पीस ऑफ वर्क। कि आपसे पूछा गया कि 5 men + 6 बॉयज़ मिलकर इस काम को कितने डेज में करेंगे। सबसे ऊपर लिखा नंबर ऑफ डेज। अब आपको जो फाइंड करने को बोला गया है 5 men + 6 बॉयज़। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना होता है भी जो क्वेश्चन में आपको फाइंड करने को बोला गया है पहले उन पर्सन के बारे में मैंने लिखा भी 5 men और 6 बॉयज़ के बारे में, और इनके नीचे आप लिखोगे जो क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में गिवन मैन और गिवन बॉयज़ थे। ठीक है, तो हमारे पास मैन गिवन कितने थे 3 men और हमारे पास बॉयज़ कितने गिवन थे 9 बॉयज़। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। अगर कोई वैल्यू कैंसिल होती है, आप उसको काटना चाहते हो आप उसको काट सकते हो। हमने इसको काटा भी 3 2 6 और 3 3 9। ठीक है, 21 हमारे पास ऊपर है। ठीक है, देखो ये आपका ऐड होके क्या बनेगा, नीचे आपके पास 3 कॉमन है तो ऊपर ऐड होगा 5 + 2 कितना 7। तो 7/3, वो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आप कैंसिल करोगे तो 3 3 हमारा आंसर क्या आ जाएगा कितना 9। ठीक है, तो जब भी और टाइप वाला क्वेश्चन आता है ना तो आपने हमेशा इसी को ही फॉलो करना है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। सॉरी, देखिए
दोबारा देखते हैं। हमें बताया गया था कि 3 मेन और 9 बॉयज़, या तो 3 मेन या फिर 9 बॉयज़ किसी काम को 21 डेज़ में करते हैं। और टाइप आपको बस देख लेनी है, ठीक है। सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ़ डेज़। हमारे पास कितने हैं, 21 हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ है। फिर हमसे पूछा गया कि कितने दिन में 5 मेन 6 बॉयज़ इस काम को पूरा कर लेंगे। तो 5 मेन प्लस 6 बॉयज़, जो क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है ना, पहले आपको वो लिखना है कि हमसे किसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो 5 मेन प्लस 6 बॉयज़ के बारे में पूछा गया था। और नीचे आपने लिखना है, ऊपर फाइंड वाला, नीचे आपने जो स्टार्टिंग में आपको गिवन पर्सन थे, ठीक है, वो नीचे लिखेंगे। मैन कितने थे, 3, मैन के नीचे मैन और बॉयज़ के नीचे बॉयज़, ठीक है। आप कैंसिल करना चाहते हो कैंसिल कर दो, 2/3 हो गया। तो 21 ऊपर था, तो 5 + 2 कितना हो गया, 7। तो 7/3, 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 9 डेज़, ठीक है। तो और टाइप वाला क्वेश्चन जब भी आता है आपने इस ट्रिक को फॉलो करना है। चलिए, होपफुली ये भी सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, मंकी वाला क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम, काफ़ी सारे एग्जाम्स के अंदर आपने देखा होगा ये ऑल्टरनेट मिनट्स में क्वेश्चन आपके पास आता ही आता है, ठीक है। चलिए, तो मंकी वाला क्वेश्चन हम करते हैं। अ मंकी क्लाइंबिंग अप अ पोल असेंड्स 6 मीटर पर मिनट। देखो यहाँ पे, ठीक है। और पहले कोशिश करो खुद बनाने की, ठीक है। पहले कोशिश करो आप मंकी को अपने आप पहुंचा पाओ, नहीं पहुंचा पाओगे तो तब सॉल्यूशन देख लेना भी कैसे करना है। अ मंकी क्लाइंबिंग अ पोल असेंड 6 मीटर पर मिनट। पहले मिनट में 6 मीटर ऊपर जा रहा है, पहले मिनट में 6 मीटर ऊपर जा रहा है। एंड स्लिप 3 मीटर इन ऑल्टरनेट मिनट। फिर उससे अगले मिनट में 3 मीटर नीचे आ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो 3 ही मीटर चढ़ पाया। पहले मिनट में वो 6 मीटर ऊपर गया, दूसरे मिनट में वो 3 मीटर क्या हो गया, नीचे आ गया। तो इसका मतलब वो 3 ही मीटर चढ़ पाया कितनी देर में, 2 मिनट में। 3 ही मीटर वो चढ़ पाया कितनी देर में, 2 मिनट में, ठीक है। तो अब बहुत सारे बच्चे ऐसे कर लेते हैं। देखो जाना कहाँ तक है, जाना है हमने द पोल इज 60 मीटर हाई, हमने जाना है 60 मीटर पोल तक। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो करते हैं भाई 3 मीटर जाता है 2 मिनट में, तो 60 मीटर जाएगा कितनी देर में, 40 मिनट में। चलो ऑप्शन में 40 है नहीं तो वो तो मार्क कर नहीं पाएंगे, लेकिन वो यहाँ पे ये मिस्टेक कर देते हैं। देखो यहाँ पे जो है ना, ये जो 3 मीटर आपने लिखा है ये 2 मिनट का काम है, मतलब उसमें पहले मिनट में 6 मीटर जाना भी इंक्लूड है और अगले मिनट में 3 मीटर नीचे आना भी इंक्लूड है, ठीक है। लेकिन जो सबसे लास्ट में जो काम होगा तो वो तो आपका सिर्फ कौन सा काम हो सकता है, देखो सबसे लास्ट में कौन सा काम होगा, जंप वाला कि स्लिप वाला। लास्ट में तो सिर्फ जंप वाला ही काम हो सकता है ना। अगर लास्ट मिनट में स्लिप वाला काम होगा तो इसका मतलब तो मंकी कभी ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगा। तो लास्ट मिनट में सिर्फ मंकी का जंप वाला काम होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वो 1 मिनट का जो वर्क है ना वो आपने पहले ही माइनस कर लेना है। देखो टोटल मुझे मंकी को ले जाना है 60 तक, लास्ट मिनट में मतलब 1 मिनट में वो जंप कितने की मारता है, 6 मीटर की, वो काम आप निकाल दो बस। इस 60 में से वो 6 आप निकाल दो, बचा कितना, 54। मतलब भाई आपका काम है कि आपने पहले एक बार मंकी को 54 तक पहुंचा दो। 54 तक पहुंचा दोगे, उसके बाद वो 1 मिनट में जंप मार के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 3 मीटर जा रहा है कितनी देर में, 2 मिनट में। हम कहेंगे 54 मीटर जाएगा कितनी देर में, 54 मीटर जाएगा कितनी देर में, 2 / 3 × 54। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 36 मिनट। तो 36 मिनट में वो यहाँ तक जा चुका है। 36 मिनट में वो कहाँ तक पहुँच गया, 54। यहाँ पे तक वो ऐसे ही पहुँचा है, जंप स्लिप जंप स्लिप जंप स्लिप होता रहा ऐसे, ठीक है। कितनी देर तक, 36 मिनट तक। 36 मिनट में जब वो 54 पे पहुँचा, अब उसने जंप मारी, 1 मिनट में जंप मारेगा और सीधा ऊपर जाके वो बैठ जाएगा, फिर स्लिप नहीं करवाना ना उसके बाद। तो 36 मिनट में सिर्फ 1 मिनट और ऐड होगा कि 1 मिनट में वो 6 मीटर की जंप मार देगा, तो 54 से 60 पहुंच जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन। हाँ जी, क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो, ठीक है। देखो मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, लेकिन आपने नहीं करनी है। आपको पता होना चाहिए जो लास्ट मिनट होगा, लास्ट मिनट तो कोई 1 ही मिनट होगा ना, या जंप वाला या स्लिप वाला। स्लिप वाला हम ले नहीं सकते, क्योंकि अगर लास्ट मिनट में वो स्लिप करेगा दैट मीन्स वो ऊपर पहुंचा नहीं है। तो हमने लास्ट मिनट में सिर्फ जंप वाला ही काम करवा सकते हैं। तो वो 1 मिनट का काम ना मैंने पहले ही निकाल दिया। टोटल 60 चढ़ाना है उसको ऊपर, हमने 6 मीटर जो उसने लास्ट मिनट में जंप मारने वो पहले ही माइनस कर दी, तो बचा कितना, 54। तो आपका काम है कि मंकी पहले एक बार 54 तक पहुंच जाए। 54 तक पहुंचेगा कैसे, पहले मारी 6 मीटर की जंप, फिर 3 मीटर नीचे, तो 2 मिनट, 3 मीटर चढ़ा कितनी देर में, 2 मिनट में। तो 54 मीटर जाएगा, 2 / 3 × 54, 36 मिनट में। 36 मिनट में यहाँ तक पहुँच गया, फिर 1 मिनट और लगना है, तो 36 + 1 कितना हो जाएगा, 37 मिनट्स। ठीक है जी, समझ आ गया होगा। चलिए
हाँ जी, कोशिश करो भी अपने आप बनाने की भी, ठीक है। एक बार खुद से भी कोशिश किया करो कि आपका भी आंसर बन जाए। देखो क्या लिखा हुआ है, अ ट्रेन इंक्रीजेज इट्स नॉर्मल स्पीड बाय 12.5%, ठीक है। ये जो आपके जो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ आती है ना, मैंने बहुत बार कहा कि इनको याद कर लो। 12.5% 1/8 होता है, ठीक है। 12.5 को देख के बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं भी क्या करना है। जिसको फ्रैक्शन याद है उसके लिए बहुत नॉर्मल है, ठीक है। जिसको फ्रैक्शन याद है बहुत नॉर्मल बात है कि ट्रेन अपनी स्पीड को 12.5% से बढ़ा रही है। 12.5% जिसको याद है 1/8 होता है, वो सीधा बोलेगा कि ट्रेन की स्पीड अगर पहले 8 थी तो अब 9 हो गई है, ओरिजिनल और न्यू, ठीक है भी। तो ये जो परसेंटेज वैल्यू है 16 2/3% 1/6 होता है, 14 2/7% 1/7 होता है, 6 1/4% 1/16 होता है। ये वो वाली परसेंटेजेस हैं जो आपके ना बार बार एग्जाम्स के अंदर यूज़ होती हैं। तो आप लोगों ने इन परसेंटेज को याद करना है। 1/2 से लेकर 1/19 तक ये सभी परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 12.5% इंक्रीमेंट, ठीक है। मैं बता दूँ भाई जिसको नहीं पता, देखो 12.5%, ठीक है। 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 परसेंटेज के नीचे 100 लगेगा, 25 से काटा 4 तो 1/8 होता है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ओरिजिनल स्पीड उसकी 8 थी तो अब इंक्रीज़ होके 8 + 1 कितनी हो गई है 9। तो स्पीड हमारी 8 से 9 हो गई है, ठीक है। स्पीड और टाइम में कौन सा रिलेशन होता है, ठीक है। अगर किसी चीज़ की स्पीड ज़्यादा होगी तो पहुँचने के लिए टाइम कम लगता है, और अगर स्पीड कम होगी तो पहुंचने के लिए टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो स्पीड और टाइम में रिलेशन कौन सा होता है, इनवर्स। तो स्पीड की रेशियो अगर 8:9 है तो टाइम की रेशियो हमारे पास क्या बनेगी 9:8, ठीक है। उसका इनवर्स होता है स्पीड और टाइम में रिलेशन कौन सा होता है, इनवर्स, ठीक है। आपको ये बताया गया अगर ट्रेन अपनी स्पीड को 12.5% से बढ़ाती है तो अपनी डेस्टिनेशन पे 20 मिनट्स पहले पहुंच जाती है, ठीक है। तो व्हाट इज द एक्चुअल टाइम टेकन बाय द ट्रेन विद इट्स नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल मतलब ओरिजिनल वाली स्पीड, ठीक है। देखो स्पीड पहले उसको टाइम लगता था 9, अब टाइम कितना लग रहा है 8, कम लग रहा है ना, क्योंकि स्पीड बढ़ाई गई है तो टाइम कम लगेगा। तो आप ये देखो कि टाइम जो रेशियो में कितना कम लग रहा है 1 रेशियो, आपको एक्चुअल में कितना कम लग रहा है 20 मिनट्स, तो 1 रेशियो कितना हो गया 20 मिनट्स। आपसे पूछा गया कि उसकी नॉर्मली उसको कितना टाइम लगता था, तो नॉर्मली उसको 9 रेशियो लगते थे, 1 रेशियो 20 मिनट्स है, तो 9 रेशियो हमारे पास कितना हो जाएगा 180 मिनट्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। देखो जिस बच्चे ने पहले से पढ़ा हुआ है ना वो ओरली बना लेगा, उसको मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार देख रहे होते हैं तो उनके लिए सब कुछ मुझे बताना पड़ता है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ कि हर बच्चा जो 0 लेवल पे भी है, फर्स्ट लेवल पे है, सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे, सभी बच्चों को, और जो 99 लेवल पे भी पहुँच चुका है, सभी बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है जी। तो स्पीड हमारी 12.5% इंक्रीमेंट हुई, 8 से 9 हो गई, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा 9 से 8, इनवर्स रिलेशन होता है। टाइम में डिक्रीज़ हुआ 1 रेशियो का, वैसे टाइम कितना कम हुआ 20 मिनट्स, तो 1 रेशियो 20 मिनट्स, तो 9 रेशियो हमने निकाल लिया, कितना आ गया 180 मिनट्स। क्लियर हो गया अभी, चलिए आगे क्वेश्चन बनाइए। जैसा कि मैं देखो आप लोगों को कहता हूँ कि मेरे बनाने से पहले, इस क्वेश्चन को तो ज़रूर बनाना, मेरे बनाने से पहले आप लोगों ने खुद से कोशिश करनी होती है क्वेश्चन बनाने की, ठीक है। तो एक बार मैं आपको 5 सेकंड आपको दे भी रहा हूँ, आप लोग रुक के वीडियो पॉज करके जैसे भी बनाना चाहते हो बना सकते हो। चलिए, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म फाइंड्स दैट अ ट्रेन टेक्स 3 सेकेंड्स टू पास हिम, ठीक है। प्लेटफॉर्म पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, ट्रेन आई, निकल गई, ठीक है। टाइम कितना लगा 3 सेकेंड, ठीक है। एंड अदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टेक 4 सेकेंड्स। एक इधर से इसको क्रॉस करके निकल गई करके, और एक इधर से ऐसे करके निकल गई, तो एक 3 सेकंड में निकल गई और एक 4 सेकंड में, ठीक है। हमसे पूछा गया द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू पास ईच अदर, वो ट्रेन जब एक दूसरे क्रॉस करेंगे ऐसे करके फिर से, ठीक है, तो जब एक दूसरे क्रॉस करेंगी तो तब उनको कितना टाइम लगेगा। मैन को क्रॉस करने में तो 3 सेकंड 4 सेकंड निकल गई, लेकिन जब एक दूसरे को क्रॉस करना पड़ेगा तो कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। चलिए देखिए, अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट ट्रेन की, ठीक है, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, ठीक है। ट्रेन को जो है 3 सेकंड में, स्पीड का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ट्रेन की लेंथ मुझे पता नहीं है, मैं मान लेता हूँ x है, ट्रेन x लेंथ है, और टाइम कितना लग रहा है क्रॉस करने में 3 सेकंड, ठीक है। फर्स्ट ट्रेन की बात की। दूसरी ट्रेन स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, ठीक है, ये हो जाएगा x/4, क्योंकि आपको ये बताया गया था
ट्रेन जो है ना वो दोनों की दोनों क्या हैं, सेम लेंथ की हैं। तो पहली वाली भी x की है, दूसरी वाली भी x की है। तो पहली ट्रेन की स्पीड होगी x/3, दूसरी ट्रेन की स्पीड होगी x/4। ठीक है। अब हमसे ये बोला गया कि अगर दोनों ट्रेन ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो तब उनको कितना टाइम लगेगा। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। रिलेटिव स्पीड का हमने कंसेप्ट यहाँ पर लगाना है। जब दो चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं तो उन दोनों की स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। तो यहाँ पे आप दोनों ट्रेन की स्पीड को ऐड करोगे, x/3 प्लस x/4। डिस्टेंस भी जो है वो दोनों ट्रेन का ऐड होता है। ठीक है। डिस्टेंस भी क्या होगा, दोनों ट्रेन का ऐड होगा। तो इसका भी x था और इसका भी x था, तो x प्लस x, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x। और टाइम हमें फाइंड करना है भी, टाइम उसको कितना लग रहा है एक दूसरे को क्रॉस करने के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 12। 3 से करोगे तो 4x आ जाएगा, 4 से करोगे तो 3x आ जाएगा, इज इक्वल टू 2x/t। ठीक है जी। तो यहाँ पे 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। 7x/12 इज इक्वल टू 2x/t। हमारा एक x वेरिएबल कट जाएगा, तो 12 दूनी 24, 24 डिवाइड बाई 7, तो टाइम आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 7। 7 से आप डिवाइड करोगे, 7 3 = 21, तो 3/7 सेकेंड्स। तो इतने सेकंड में वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। हाँ जी, समझ आया सबको पॉइंट क्या था। ठीक है। क्वेश्चन को देख के एकदम से घबरा मत जाया करो। आप पहले एक एक इन्फॉर्मेशन जो है ना उसको लिखना स्टार्ट किया करो। जैसे ही एक एक इन्फॉर्मेशन लिखोगे ना तो क्वेश्चन अपने आप बनता चला जाएगा। आप क्वेश्चन को वैसे रीड करते रहो, उसको देखते रहो। आप क्वेश्चन को देख रहे हो, आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। जब तक आप लिखोगे नहीं ना मैथ में, तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ठीक है। चलिए मैं दोबारा बताता हूँ। अ मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म, मैन तो खड़ा हुआ था। ठीक है। फाइंड दैट ट्रेन टेक्स 3 सेकंड टू पास हिम। ठीक है। ट्रेन उसको क्रॉस करके 3 सेकंड में। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन हमने बनाया, ट्रेन की लेंथ x है, टाइम लगा मैन को क्रॉस करने में 3 सेकंड। स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन बनाई, ट्रेन की लेंथ वही सेम है, x है, टाइम कितना लग रहा है 4 सेकंड। हमसे पूछा गया कि ये जो दोनों ट्रेन है ना, अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है। हमने लिखा अभी स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेन जाती है उनकी स्पीड होती है ऐड, तो हमने लिखा x/3 प्लस x/4। डिस्टेंस भी दोनों का क्या होता है, ऐड होता है। दोनों की ही डिस्टेंस x था, तो x प्लस x कितना हो गया, 2x। और टाइम मुझे फाइंड करना था, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। हमारे पास कितनी आ गई, सॉरी हमने x तो हमारा कैंसिल हो गया था, टाइम हमने t निकाल लिया, कितना आ गया 3/7 सेकेंड्स। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से ट्रेन का क्वेश्चन। ट्रेन वाले क्वेश्चन से बहुत प्यार है, कंपाउंड टर्म्स इंपॉर्टेंट से बहुत प्यार है। ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस के, कंपाउंड टर्म्स के, प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है। ये चैप्टर्स के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। देखो, अ ट्रेन पासिस अ लैम्प पोस्ट इन 9 सेकेंड। ट्रेन जो है एक लैम्प पोस्ट को क्रॉस करती है 9 सेकेंड में। देखो, ट्रेन का लैम्प पोस्ट को क्रॉस करने का मतलब क्या होता है, ट्रेन अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रही है। लैम्प पोस्ट की कोई लेंथ नहीं होती, मतलब ट्रेन को अपनी ही लेंथ। मान लो ट्रेन मुझे ही क्रॉस कर रही है, ट्रेन मुझे ऐसे क्रॉस करके चली गई, कितना टाइम लगा, 9 सेकंड। तो ट्रेन ने मुझे थोड़ा ना कवर किया, ट्रेन ने अपनी लेंथ, ट्रेन को ही क्रॉस करने में, खुद को ही क्रॉस करने में 9 सेकंड लग जाते हैं। ठीक है। ट्रेन को अपनी लेंथ कवर करने में लगते हैं 9 सेकंड। एंड 700 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड। और अगर ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म, अब प्लेटफॉर्म है 700 मीटर का। ठीक है। तो ट्रेन को अपनी लेंथ प्लस 700 मीटर क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, 30 सेकेंड्स। हमसे पूछा गया हाउ मच टाइम विल द सेम ट्रेन टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म विच इज़ 800 मीटर लॉन्ग। अब ट्रेन को 700 मीटर वाले प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में 30 सेकंड लग रहा था। हमसे पूछा गया 800 मीटर प्लेटफॉर्म वाले क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो आप देखो, इसको ओरली भी बना सकते हो, फिर मैं इसको सॉल्व करना भी आपको सिखा दूंगा। ठीक है। देखो, ट्रेन को अपनी लेंथ क्रॉस करने में 9 सेकंड लग जाते हैं। ट्रेन को अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 30 सेकंड लगते हैं। तो 30 में से 9 सेकंड तो उसको अपनी लेंथ को क्रॉस करने में लगे होंगे। तो इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना लगा होगा, 21 सेकंड। 30 माइनस 9 कितना, 21 सेकंड। तो 700 मीटर क्रॉस करने में 21 सेकंड लगते हैं। 700 मीटर क्रॉस करने में ट्रेन को 21 सेकंड लगते हैं। ठीक है। सिर्फ 700 मीटर, इसमें ट्रेन की लेंथ इंक्लूड नहीं है क्योंकि वो तो मैंने माइनस कर दिया है। तो 700 मीटर क्रॉस करने में 21 सेकंड लगते हैं। तो 800 मीटर क्रॉस करने में कितने लगेंगे, 24 सेकंड। तो अगर सिर्फ प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 24 सेकंड लगते हैं। लेकिन अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, हमसे पूछा गया ना सेम ट्रेन टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म,
तो 9 सेकंड उसको अपनी लेंथ को क्रॉस करने में भी तो लगते हैं। तो 24 + 9 आंसर कितना होगा 33 सेकंड। हाँ जी, बात समझ पा रहे हो आप लोग। देखो ट्रेन को अगर अपनी ही लेंथ को क्रॉस करना है, ट्रेन की लेंथ तो मुझे पता नहीं है, ट्रेन को अपनी लेंथ को क्रॉस करना है तो 9 सेकंड में कर लेगी। ट्रेन को अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म, लेंथ भी और प्लेटफॉर्म भी, तो टाइम कितना लग रहा है 30 सेकंड। उसमें से अगर मैं ट्रेन की लेंथ निकाल दूं, ठीक है, ये 9 सेकंड वाला पार्ट निकाल दिया, तो इसका मतलब 700 मीटर को क्रॉस करने में लगा 21 सेकंड। तो 700 मीटर के लिए अगर 21 लगता है तो 800 मीटर के लिए कितना लगेगा 24 सेकंड। 24 ये और 9 उसकी ट्रेन की लेंथ के खुद के, तो 24 + 9, तो ये टोटल क्रॉस करने में उसको कितना लगेगा 33 सेकंड। 33 हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए ये वाला अगर नहीं समझ में आया होगा, नहीं अच्छा लगा होगा, मैं पूरा भी बना के आपको बताता हूँ, वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अ ट्रेन पासेज अ लैम्प पोस्ट इन 9 सेकंड। देखो ट्रेन अपनी लेंथ, ठीक है, देखो यहाँ पे भी ट्रेन वही है, वहाँ भी ट्रेन वही है, दोनों जगह पे स्पीड हमारी सेम है, हम स्पीड को इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस करती है 9 सेकंड में, हमने ट्रेन की लेंथ मान ली x है, तो ट्रेन अपनी लेंथ को 9 सेकंड में क्रॉस कर पा रही है। ठीक है, और अगर ट्रेन को 700 मीटर का प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है तो ट्रेन अपनी लेंथ प्लस 700 मीटर का प्लेटफॉर्म, ये क्रॉस करने में ट्रेन को टाइम कितना लग रहा है 30 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ से हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 3 9, 3 से काटो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा भाई, इधर हो गया 10x, उधर आप लिखोगे 3x और प्लस कितना 2100, तो हमारे पास 7x = 2100 हो गया। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 300, तो x की वैल्यू हमारे पास 300 आ गई, तो x 300 आ गया, तो ट्रेन की स्पीड भी यहाँ से आ जाएगी 300/9। ठीक है, और हमें निकालना क्या, हमें निकालना ये है हाउ मच टाइम इन सेकेंड्स विद द सेम ट्रेन टेक्स टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म विच इज़ 800 मीटर लॉन्ग। उसी ट्रेन ने अब एक प्लेटफॉर्म जो कि 800 मीटर वाला है। ठीक है, अब ट्रेन की लेंथ आपको पता है कितनी, अभी 300 है, 300 जो है 9 सेकंड में क्रॉस हो रहा है, स्पीड पता चल जाएगी। 300 मीटर ट्रेन क्रॉस करती है 9 सेकंड में, ये ट्रेन की स्पीड हो गई। ठीक है, डिस्टेंस अब जो क्रॉस करना है वो कितना है 300 मीटर ये प्लस 800 मीटर का प्लेटफॉर्म, तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको क्रॉस करने में, ये हमें निकालना था। ठीक है, स्पीड हमने बना ली, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। 300 मीटर जो क्रॉस होता है वो कितनी देर में 9 सेकंड में। अब हमें डिस्टेंस, हमें प्लेटफॉर्म वाला क्रॉस करना है, तो 300 + 800, तो टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो 300/9, इधर आपके पास कितना हो गया भाई 1100 हो गया। ठीक है, 2 0 से 2 0 उड़ा दी, 3 से 3 काट देंगे, तो टाइम आपके पास कितना आ जाएगा 33 सेकेंड्स। तो 33 सेकंड लगने हैं एक 800 मीटर वाले प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। हाँ जी, तो आप लोग अब बात समझ पाए। ठीक है, तो या तो हम ये पूरा बना सकते हैं, या जो मैंने आपको बताया आप उस कंसेप्ट को फॉलो करो। ठीक है, दोनों ही चीज़ों को मैं एक बार रिपीट करता हूँ। देखो सबसे पहले हमने ये सीखा, ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस करने में लगाती है 9 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हम अगर ऐसे लिखें ट्रेन की लेंथ, ठीक है, सिर्फ अगर ट्रेन की लेंथ को क्रॉस करना है ना तो 9 सेकेंड है। ठीक है, ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ इसको क्रॉस करना है तो कितने सेकंड है 30 सेकंड है। ट्रेन की लेंथ को क्रॉस करना है तो 9 सेकंड, ट्रेन और प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है तो कितने 30 सेकंड। 30 सेकंड में से अगर मैं ये 9 सेकंड हटा दूँ ट्रेन वाला पार्ट हट गया, तो 30 में से 9 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 21 सेकंड। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी 700 मीटर, तो मैंने कहा था भी 700 मीटर क्रॉस होता है 21 सेकंड में, तो 800 मीटर क्रॉस होगा 24 सेकंड में, तो 24 वो और 9 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा 33। तो वहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरा हमने सीखा भी स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों जगह पर ट्रेन तो सेम ही है, पहले ट्रेन एक पोस्ट को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन की स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम 9 सेकंड लगते हैं। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है, ट्रेन की लेंथ प्लस 700 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो टाइम कितना लग रहा है 30 सेकंड। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई 300। अब हम उसी ट्रेन को क्रॉस करवाएंगे एक प्लेटफॉर्म को। ठीक है, ट्रेन की लेंथ अब हमें पता है कितनी है भाई 300 है, 300/9। अब वो क्रॉस कर रही है 700 मीटर वाला प्लेटफॉर्म नहीं, अब 800 मीटर वाला प्लेटफॉर्म। अब ट्रेन की लेंथ भी पता है कितनी है 300, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, टाइम कितना लगेगा, तो टाइम निकाल लिया, कितना आ गया 33 सेकेंड्स। हाँ जी, समझ पाए, क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करो। खुद से कोशिश करो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑरली बन जाएगा। आपको बस स्टेटमेंट पढ़ के मार्क करना होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था। क्या है देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफ अ मनी इज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट, मनी सिंपल इंटरेस्ट पे उधार दिया गया, देन द मनी गेट्स डबल इन 5 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 2/3%।
वो कह रहा है कि अगर मैं रेट 16 सही 2/3% रखूँ तो जो मेरा पैसा है वो डबल हो जाना चाहिए 5 साल में, ठीक है। लेकिन 5 साल में देखो डबल होने का मतलब है कि अगर मैं कहता हूँ प्रिंसिपल 100 रुपये है, 100 रुपये के ऊपर अगर आप 16 2/3% प्रिंसिपल लगाओ, ठीक है, तो आपके जो 100 रुपये वो 200 रुपये बन जाने चाहिए। तो 100 रुपये 200 रुपये तब बनेंगे, 100 रुपये 200 रुपये तब बनेंगे जब आप सिंपल इंटरेस्ट कमाओगे कितना, 100 रुपये, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये कमा लोगे, 100 रुपये के ऊपर 16 2/3% लगाओगे तो अप्रॉक्सीमेटली 16 रुपये आप कमाओगे, ठीक है। 16 रुपये के करीब हम कमाएंगे, ठीक है। आप 17 भी मान लो, 17 भी कमाओगे, ठीक है। तो 16 या 17 रुपये कमाएंगे 1 साल में, तो 5 साल में कितने कमाओगे, 80 कमा पाओगे। 80 रुपीज़ इंटरेस्ट होगा, 100 रुपये तो बनेगा नहीं। तो उसका मतलब जो पहली लाइन है वो झूठ बोल रही है, इसका मतलब वो जो हमारी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। 100 रुपये के ऊपर 16 2/3% आप 16% मान लो, मन करता 17 मान लो। 17% भी अगर होता, अगर वो कहता भी 17% में क्या 5 साल में डबल हो जाएगा, आप कहते भी 5 साल में 17 पंजे 85 मिलता सिर्फ हमें, ठीक है, तो डबल तो नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये पहला ऑप्शन तो गलत हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट को तो हटा दिया जाए, हटा दिया भाई, ठीक है। इसको भी हटा दो। दूसरा, मनी गेट डबल इन 5 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। ये बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है। प्रिंसिपल 100 रुपये है, रेट 20% दे रखा है और 5 साल के लिए, तो 20 × 5 तो 100 रुपये इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो 100 रुपये इंटरेस्ट मिल गया तो 100 + 100 कितना हो जाएगा, 200। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। वो कह रहा है कि मनी जो है डबल हो जाएगा 5 साल में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 20% होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हमें देखना है क्या तीसरी बात भी सही है क्या, ठीक है। क्योंकि देखो आपके पास 1 और 3 था, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। और 2 अलोन है, अभी वो चेक करना पड़ेगा कि 2 के साथ 3 भी हो सकता है, कि आपका 3 थर्ड भी करेक्ट हो, तो थर्ड भी हमें देखना है। सेकंड वाला करेक्ट है ये मुझे पता चल गया, ठीक है। सेकंड वाला करेक्ट है ये पता चल गया, हमें थर्ड वाला और चेक करना है। मनी बिकम 4 टाइम्स इन 10 ईयर्स इफ इट गेट डबल इन 5 ईयर। वो कह रहा है कि मनी 4 गुना हो जाएगा 10 साल में अगर वो डबल हो जाता है 5 साल में। स्टेटमेंट को पढ़ते ही एक बार बच्चों को लगता है हाँ बिल्कुल सही बात कह रहा है कि डबल हुआ 5 साल में तो 4 गुना हो जाएगा 10 साल में। लेकिन ध्यान से, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की होती तो ठीक हो जाता। देखो यहाँ पे, इफ़ इट गेट डबल इन 5 ईयर, मतलब 1 रुपया जो है ना वो आपके 2 रुपये बन गए। 1 रुपया 2 रुपये बनने में कितने साल लगे, 5 साल। तो इसका मतलब 5 साल में आपने जो सिंपल इंटरेस्ट कमाया वो सिर्फ 1 रुपया कमाया है। 1 रुपया आपके 2 रुपये बन गए कितने साल में, 5 साल में। तो 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट आपने 1 रुपया कमाया है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम तरीके से ही चलता है, ठीक है। पहले अगर 1 रुपया कमाने में आपको 5 साल लगे हैं ना, तो अगला 1 रुपया कमाने में भी, ठीक है, मतलब पहले 1 से वो 2 हुआ था, फिर वो 2 से कितना होगा, 3। पहले भी 1 रुपया बढ़ा तो अब भी 1 रुपया बढ़ेगा। तो 10 साल में आपका वो सिर्फ 3 रुपया ही बनेगा, आपका 4 नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, मनी बिकम 4 टाइम्स, तो 4 गुना नहीं होगा, सिर्फ 3 गुना होगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल पैसा सेम तरीके से बढ़ता है। पहला 1 रुपया कमाने में अगर 5 साल लगे ना, तो अगला 1 रुपया कमाने में भी कितने साल लगेंगे, 5। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 साल। तो जो दूसरी बात है वो भी क्या है, गलत है। 4 टाइम्स नहीं हो रहा, कितना टाइम्स होगा, 3 टाइम्स। अगर वही कंपाउंडर्स में होता है ना, कंपाउंडर्स में ऐसे चलता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो कंपाउंडर्स में वो बात ट्रू हो जाती है, ठीक है जी। तो हमारा सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही कह रही थी, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इसलिए आंसर हमारा कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन सेकंड अलोन हमारा आंसर है, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। देखो, द इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹4,000 व्हेन इन्वेस्टेड इन स्कीम ए फॉर 2 ईयर्स एट 7% पर एनम। सब कुछ दे रखा है, 4,000 रुपये भी दे रखा है, 2 साल भी बता रखा है, 7% रेट भी बता रखा है। पर एनम सिंपल इंटरेस्ट हाफ, वो कह रहे हैं यहाँ से जो इंटरेस्ट कमाओगे वो हाफ होगा, किसका, हाफ ऑफ द इंटरेस्ट अर्नड व्हेन ₹X इज इन्वेस्टेड फॉर 5 ईयर्स इन द सेम स्कीम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ही। देखो बिल्कुल सिंपल है। वो कह रहा है 4,000 रुपये के ऊपर, 4,000 रुपये के ऊपर अगर आप 2 साल के लिए 7% ब्याज लगाते हो, तो ये जो है ना, ये किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इंटरेस्ट अर्नड व्हेन ₹X प्रिंसिपल इज अर्नड फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, विद सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 7% के साथ ही, ठीक है। 4,000 रुपये के ऊपर 2 साल में 7% में जितना कमाओगे तो वो किसके बराबर होगा, जितना आप हाफ, ठीक है, पर एनम सिंपल इज हाफ ऑफ द इंटरेस्ट अर्नड, हाफ ऑफ द इंटरेस्ट अर्नड व्हेन ₹X इज इन्वेस्टेड फॉर 5 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो मुझे निकालना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये मुझे x निकालना था। 7/100 से 7/100 उड़ गया,
5 से ये काट दो, 5 × 40 800, 800 × 2 1600 × 2 3200, तो x की वैल्यू आ गई 3200। तो बस क्वेश्चन में इतना ही काम करना था, इससे ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं थी। समझ पाए? बस स्टेटमेंट को पढ़ते गए, उसको लिखते गए, कुछ नहीं किया। इंटरेस्ट अर्नड ऑन ₹4000 व्हेन इन्वेस्टेड इन स्कीम फॉर 2 years at 7%, ठीक है, इज हाफ ऑफ द इंटरेस्ट अर्नड व्हेन ₹X is invested for 5 years in the same scheme at the same rate of interest से, तो यहाँ से बस इस x की वैल्यू निकालनी थी, तो ये x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 3200। ठीक है जी, समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। लो एक और कंपाउंड का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बनाइए, आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है, जिसने भी कहीं से भी कुछ भी पढ़ा होगा तो ये जरूर क्वेश्चन आता होगा। अ सम ऑफ ₹12,000, दो तरीके से मैं आपको बता दूंगा। अ सम ऑफ ₹12,000 डिपॉजिटेड कंपाउंडर्स बिकम डबल, ठीक है, डबल, अब वही डबल वाला सीखेंगे। बिकम डबल आफ्टर 5 year, डबल का मतलब होता है 2 times हो जाना। डबल का मतलब क्या होता है? 2 times हो जाता है, कितने साल में? 5 साल में। वो कह रहा है कोई वैल्यू 2 times होते हैं 5 साल में, बताओ 20 years में वो कितने टाइम्स हो जाएगी? 20 years में वो कितने टाइम हो जाएंगे? ठीक है, आपको ये बताते हैं कि 12,000 अगर आप डालते हो तो वो डबल हो जाएंगे। डबल मतलब 2 times हो गए, कितने साल में? 5 साल में। तो 20 साल में कितने टाइम्स हो जाएगा पैसा, वो निकालना था मुझे। तो देखो अगर 2 times होता है 5 साल में, तो 20 साल में कितने टाइम्स होगा आपने देखना होता है। भी यहाँ पे ये इसके कितने मल्टीपल में, 5 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 20 बन जाएगा। ठीक है, आपने देखना होता है भाई कितने साल का आपसे पूछा गया है, 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बन जाएगा। तो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आता है ना, उसको आपने यहाँ पे इसकी पावर बनाना होता है। तो 2 की पावर 4, तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा भाई? 16 टाइम्स हो जाएगा। मतलब जो भी आप पैसा लगाओगे, जितना भी पैसा लगाओगे वो 16 गुना हो जाएगा। तो आप कहोगे 12,000 रुपये आपके 16 गुना हो जाएंगे, तो कितने बन जाएंगे? 1,92,000। ठीक है, तो जो बच्चा ये वाला कंसेप्ट जानता है तो उस बच्चे को इस वाले से समझ में आ गया होगा। मान लो ये वाला कंसेप्ट किसी बच्चे ने अगर पहले नहीं पढ़ा है तो उसको मैं दूसरे वाला बताता हूँ। ठीक है, सिंपल वाला। ठीक है, कंपाउंड तो जो आपका डबल हो रहा है, मतलब कहने का मतलब भी 1 रुपये जो है ना वो आपके 2 रुपये बन गए। 2 रुपये बनने में कितने साल लगे? 5 साल। अभी जैसे मैं पिछला क्वेश्चन आपको बता ही रहा था, अभी कंपाउंड्स में ऐसे चलता है, कंपाउंड्स में जीपी फॉलो होती है। कंपाउंड्स में क्या होता है? जीपी फॉलो होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कि अगर पहले डबल हुआ फिर डबल होगा फिर डबल होगा, अगर पहले ट्रिपल हुआ फिर ट्रिपल होगा फिर ट्रिपल होगा। ठीक है, सिंपल में ऐसा नहीं होता। सिंपल में होता है कि पहले 1 रुपया मिला था, बाद में भी 1 ही मिलेगा, उसके बाद भी 1 ही मिलेगा, तो 1 ही मिलता रहेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या कि 1 रुपया 2 रुपये बने, कितने साल में? 5 साल में। 1 से 2 हुआ, फिर 2 से 4 होगा, 2 से 4 होगा, कितने साल में? अगले 5 साल में। मुझे 20 साल तक जाना था, अभी तो 10 साल ही हुए हैं। 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हो गया, 4 से कितना होगा? 8 होगा, अगले 5 साल में। 15 साल हो गए। 8 से कितना होगा? 16 होगा, अगले 5 साल में। कितने साल हो गए? 20 साल। तो यहाँ से मैं ये समझ में आया, अगर मैं 1 रुपया डालता हूँ तो वो 16 रुपये बन जाते हैं। अगर मैं 1 रुपया डालता हूँ तो वो 16 रुपये बन जाते हैं। कितने साल लगते हैं? 20 साल। तो 12,000 रुपये अगर आप डालोगे तो वो 16 गुना हो जाएंगे, तो कितने पैसे बन जाएंगे? 1,92,000। हाँ जी, समझ आया आप लोगों को? ठीक है, मैंने 1 रुपये के हिसाब से देखा कि अगर 1 रुपया डाला जाए तो वो 2 रुपये बन जाएंगे, 5 साल लगेंगे। अगर आप 2 रुपये डालते तो वो 4 बन जाते, 5 साल लगते। 4 डालोगे तो 8 बन जाएंगे अगले 5 साल में, 8 डालोगे तो 16 बन जाएंगे अगले 5 साल में। मतलब 1 रुपया जो है ना वो 16 रुपये बन सकते हैं, कितने साल में? 20 साल में। तो 12,000 रुपये 20 साल में कितने होंगे? 16 गुना 1,92,000। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था भी ये इसके कितने मल्टीप्लाई में है? 4 मल्टीप्लाई में। 4 को इसकी पावर बना देना है, तो डायरेक्टली आपको पता चलता है पैसा कितना गुना होने वाला है। तो पैसा 16 गुना होने वाला था, तो 12,000 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 1,92,000। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से कंपाउंड सिंपल्स वाला क्वेश्चन आ गया, और ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड सिंपल्स ऑन ए सर्टेन सम मनी फॉर 3 years एट 5% पर एनम ₹122। 3 साल का आपको डिफरेंस बता रखा है। ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। प्रिंसिपल, अगर आपको 3 साल का डायग्राम अगर आपको पता है, ठीक है, ए बी 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 सी, और जो बच्चा रेशो से बनाना चाहता है वो 3 3 1 लिख के भी बना सकते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी जो नया बच्चा होगा। तो मैं समझा देता हूँ आपको। 5% हमें रेट दे रखा है। 5% हमारा कितना होता है? 1/20।
हमें प्रिंसिपल कुछ ऐसा अज्यूम करना होता है जो हमारे रेट वाली वैल्यू से थोड़ा ईजिली कैंसिल हो जाए, ठीक है। हमने उस रेट को ना, प्रिंसिपल को हमने इस 20 से काटना है। तो जैसे 1, 2 और 3 साल हैं, तो आप क्या करो, 20 का क्यूब अज्यूम कर लिया करो। 2 साल होते हैं ना, मैं 20 का स्क्वायर अज्यूम कर लेता। 3 साल है, मैंने 20 का क्यूब अज्यूम कर लिया। 8000 हमने अज्यूम करना है प्रिंसिपल। हमने प्रिंसिपल अज्यूम किया, कितना हो गया 8000, क्योंकि अब इस 8000 को 20 से ही काटना है। अब काटना बहुत आसान है, 0 काट दिया, 800 को 2 से करो, कितना 400। आपको पता ही वैसे 20 का स्क्वायर 400 ही आने वाले हैं यहाँ पे। 400 को फिर से 20 से डिवाइड करोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 20, 20 और 20। 20 को फिर से 20 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा आपके पास 1, ठीक है। प्रिंसिपल हमने 8000 अज्यूम कर लिया, 8000 के ऊपर 1/20, ठीक है। जिसको नहीं पता बता दूं भी, 8000 के ऊपर हम रेट लगाते हैं 1/20, तो आपके पास पहली वैल्यू आ जाएगी 400, ठीक है। 400 के ऊपर फिर से 1/20, 20 के ऊपर फिर से 1/20, कितना आ जाता है 1, ठीक है। हमें क्वेश्चन में ना डिफरेंस बता रखा है 122 है। 3 साल में ना ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट होता है हमारा डिफरेंस का, ठीक है। 20, 20, 20 एंड 1, तो ये कितना हो गया हमारे पास टोटल 61। मतलब 61 रेशियो की वैल्यू हमें दे रखी है 122 है, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 8000 रेशियो हम निकाल लेंगे, तो 8000 रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा 16000। तो 16000 हमारा क्या होगा आंसर। हाँ जी, समझ पाए क्वेश्चन, आसान है, ये सबने पहले से बना ही रखा होगा। 3 साल का हमारा केस है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। 5% हमारा रेट था 1/20। 3 साल का केस है, तो 20 का क्यूब हम अज्यूम कर लेते हैं। 8000 अज्यूम किया, 8000 के ऊपर हमने ये लगाया। ऊपर वाली लाइन सिंपल टर्म्स होती है, सारा ऐड करोगे कंपाउंड टर्म्स होता है। ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है डिफरेंस। हमें क्वेश्चन में डिफरेंस मेंशन था, तो डिफरेंस से ही कंपैरिजन होगा। तो हमने कहा भी 61 रेशियो इतने बराबर है, 1 रेशियो इतने बराबर है, तो 8000 रेशियो कितने बराबर होगा 16000, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनाओ भी, इस क्वेश्चन को बनाओ, एक बार खुद से ट्राई करो क्या आंसर आएगा। देखो, इफ़ द साइड ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल डिक्रीज बाय 20%, वो कह रहा है साइड को अगर 20% से कम कर दूं तो उसके एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बस इक्वल ट्रायंगल का आपको एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। साइड ऐसी मान लो जो 20% से थोड़ी इजीली कट जाए। 20% 1/5 होता है, तो 5 से कटेगा तो आसानी रहेगी आपके लिए। तो मैं साइड मान लेता हूँ 5 है, 5 है 20%, इसका 20% 1/5 मतलब 1, ठीक है। तो साइड 1 से कम हो गई, तो कितनी रह जाएगी 4। बात समझ रहे हो। ऐसी साइड अज्यूम करो कि जिसका 20% डिक्रीज करूँ तो इजीली कट जाए, ठीक है। मैंने साइड मान ली पहले 5 थी, 5 का 20% निकालोगे आपके पास आएगा 1, तो 1 से कम हो गई। तो पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई है 4 हो गए। तो एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। एरिया क्या होता है अभी √3/4a²। एरिया होता है √3/4a²। यहाँ पे भी लिख लेते हैं भाई √3/4a²। अब √3/4 तो दोनों में कॉमन है, उस पार्ट से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे 5 साइड बची, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो डिक्रीज़ कितने का आया हमारे पास 9 का, तो 9/25 × 100। तो हमने कैंसिल कर देना भी 36% हमारा एरिया क्या हो गया डिक्रीज़। हाँ जी, समझ पाए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। आपको ये बोला गया था कि साइड जो है इक्वल ट्रायंगल की 20% से क्या हो रही है हमारी कम हो रही है, ठीक है। आप लिखने में ऐसे भी लिख सकते थे भी 20% आपके पास कितना होता है 1/5। अगर 1 का मेरा डिक्रीज़ है, इसको अगर मैं ओरिजिनल मान लूँ 5 है, तो फाइनल जो है हमारे पास 5 में से कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो मतलब पहले अगर साइड 5 थी तो अब कितनी हो गई है 4 हो गई है। तो एरिया क्या होता है √3/4a²। √3/4 दोनों जगह पे कॉमन है, उसको हटा दिया। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो डिक्रीज़ हमारे पास कितने का हुआ 9 का। तो 9/25 × 100, 36% का एरिया में क्या हो रहा है डिक्रीज़, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ सर्कुलर ग्रासी प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है। सर्कुलर की बात करें, सर्कल बना लेते हैं। ये लो सर्कल बना लिया एक। अ सर्कुलर ग्रासी प्लॉट ऑफ लैंड 42 मीटर इन डायमीटर। डायमीटर में 42 है, रेडियस बना लेता हूँ 21 होगा। रेडियस बना लिया 21 है। हैज़ ए पाथ 3.5 मीटर वाइड रनिंग अराउंड इट्स आउटसाइड। बाहर एक पाथ है भाई, बाहर एक पाथ है और उसकी भी विड्थ आपको बता दी गई है भी ये 3.5 मीटर का है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ एट इज 4 पर स्क्वायर मीटर। मतलब इसके ऊपर कुछ भी लगाना है यहाँ पे, तो मुझे इसका क्या चाहिए होगा एरिया।
तो ये आप बचपन से करते आ रहे हो भी। इस चीज़ का एरिया कैसे आता है, बड़े वाले एरिया में से हम छोटे वाला अंदर वाला एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इस पाथ का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो बड़े वाले सर्कल में से, ठीक है, बड़े वाला सर्कल मतलब बड़े वाले पाई आर स्क्वायर में से हम छोटे वाला पाई आर स्क्वायर क्या कर देंगे, माइनस। इसमें पाई लेते हैं हम कॉमन, तो अंदर आप लिखोगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पहले फॉर्मूला लगाओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसा लिखने से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप स्क्वायर निकालने लगोगे, स्क्वायर देखो यहाँ पे तो एक तो 21 का स्क्वायर हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन एक जो बड़े वाला जो है ना वो 21 प्लस 3.5, तो बड़े वाला जो है ना वो कितना बनेगा, 24.5 बनेगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। छोटे वाला जो रेडियस है वो कितना है, 21, बड़े वाला रेडियस 21 प्लस 3.5 कितना हो गया, 24.5, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू हो गई 22/7। दोनों का एडिशन 24, 21, 45.5, 45.5। दोनों का सब्ट्रैक्शन 3.5। 7 से काट दो भी, 7 पंजे 35, 0.5 आ जाएगा, ठीक है, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.5 इंटू 22 11 हो जाएगा, तो 11 इंटू 45.5, तो ये मेरे पास बन जाएगा 500.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास जो एरिया आ गया मल्टीप्लाई करके 500.5 मीटर स्क्वायर आ गया। और आपको बताएगा कि 1 मीटर स्क्वायर लगाने के 4 रुपये लगते हैं, तो 500.5 लगाने के इंटू 4, 500 इंटू 4 2000 होता है, 2 रुपये वो, तो 2002 रुपये लगेंगे, तो 2002, तो 2002 हमारा क्या होगा, आंसर। हाँ जी, समझ पाए, आसान क्वेश्चन था, बस ध्यान से आपने समझना होता है, ठीक है। आपके पास पहले एक बता रखा था, एक सर्कुलर ग्रासी प्लॉट है, 42 मीटर डायमीटर है, रेडियस कितना हो जाएगा, 21। पाथ जो है बार पाथ है वो 3.5 मीटर का है, ठीक है। और इसमें जो कॉस्ट है इस पे लगाने की, ठीक है, वो हमें निकालनी थी। तो कॉस्ट निकालने के लिए पहले आपको एरिया पता होना चाहिए कितने एरिया में हमने लगाना है, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे आएगा, बड़े वाले एरिया में से आप अंदर वाला छोटे वाला एरिया क्या कर दोगे, माइनस। तो बड़े पाई आर स्क्वायर में से छोटा पाई आर स्क्वायर निकाल दिया, पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमने दोनों को एडिशन किया, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, तो हमारे पास पहले जो बाहर वाला एरिया है वो आ गया 500.5। 1 मीटर स्क्वायर लगाने के 4 रुपये लग रहे थे, तो 500.5 लगाने के इंटू 4, 2002 रुपये लगेंगे, ठीक है जी। चलिए बढ़े आगे। ये क्वेश्चन आसान था, थोड़ा सा सोचना था बच्चों को इसके अंदर, ठीक है। बच्चों ने जब एग्ज़ाम दिया ना तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने मतलब गलतियाँ की, 90% बच्चे गलती कर गए थे, ठीक है। अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज ओपन एट द टॉप। एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक जो है वो ओपन है एट द टॉप। इट्स कैपेसिटी इज 24 मीटर क्यूब, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। टोटल आपको बता रखा है भाई 24 मीटर क्यूब है, ठीक है। इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 4 मीटर एंड 3 मीटर, ठीक है। अब देखो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट दे रखा है 24 है, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ 4 इंटू 3 आपको दे रखा है, तो h निकालना है, तो 4 ते 12 उसको डिवाइड करेगा तो h आ जाएगा 2, ठीक है। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों की वैल्यू पता चल चुकी है, 4, 3 और 2, ठीक है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द मटेरियल यूज फॉर बिल्डिंग द टैंक, वो कह रहे हैं कि इसकी जो थिकनेस है ना उसको इग्नोर करो, ठीक है। द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर एंड आउटर सर्फेस ऑफ द टैंक, इनर पे भी पेंट करना है और आउटर पे भी पेंट करना है, एट द रेट ऑफ रुपीज 10 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। इनर और आउटर पे पेंट करने का मतलब है सरफेस एरिया पर पेंट करना है, ठीक है, सरफेस एरिया पर। अब आप ना जिस भी रूम में बैठे हुए एक बार ना उस रूम को देख लो ध्यान से, उसकी छत को उड़ा दो पहले, ठीक है। जिस रूम में आप बैठे हुए हो ध्यान से समझना इस चीज़ को, उस रूम की छत को आप उड़ा दो, ठीक है। छत उड़ा दी वो वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। जो आपको नीचे की तरफ देखो, जो आपको नीचे की तरफ एरिया दिखाई दे रहा है ना, इसको हम बोलते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। मैं आपको इसका पूरा जो एरिया जो हमने यूज़ करना है ना वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, जो एरिया हमने यूज़ करना है ना, सबसे पहले हमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ, भाई जहाँ पे क्या करना है, टैंक में पेंट करना है, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, नीचे वाला एरिया, अगर टैंक बंद होता ना तो मैं ऊपर वाला भी लेता, जो छत है ना उसको भी लेते हैं हम, ठीक है। लेकिन वो वाला लेंथ इंटू ब्रेड्थ मुझे नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज ओपन एट द टॉप, टॉप से तो ओपन है भैया, वो लेना ही नहीं है। तो नीचे वाला एरिया जो होता है ना इसको हम बोलते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये एरिया लेना है, प्लस
अब आपको क्या लेना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब हम 4 दीवार का जो एरिया होता है ना उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। चारों दीवार का जो एरिया होता है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना ये क्या है आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो मैंने 4 दीवार, देखो 1 2 3 4 जो आपको नहीं दिख रही हैं, 4 दीवार का एरिया, आप रूम में देखो, रूम में 4 दीवार का एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है। वो 4 दीवार का एरिया हो गया, प्लस आपका ये जो बॉटम हो गया, बॉटम में क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, ठीक है। और ये मैंने एक साइड से अभी अंदर की तरफ से मैंने ये एरिया ले लिया, और उसने क्या है, इनर भी लेना है और आउटर भी लेना है, तो मतलब इसका डबल। तो जब मैं इसका डबल करूँगा तो मेरे पास बाहर वाला एरिया भी बन जाएगा, ठीक है, समझे। अब डाल दो वैल्यूज़ को, लेंथ इनटू ब्रेड्थ 4 3 12, 4 3 12 प्लस ट्वाइस ऑफ लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, लेंथ प्लस ब्रेड्थ 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया, इनटू एच कितना हो गया, 2 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। भाई 12 ये हो गया, 7 दूनी 14 28, 28 और 12 40, 40 × 2 कितना हो गया भाई, 80 हो गया, ठीक है। 80 मीटर स्क्वायर आपके पास ये आ गया, जो एरिया आ गया 80 मीटर स्क्वायर एरिया है। और आपको क्या कि पर मीटर स्क्वायर लगाने के 10 रुपये लग रहे हैं, तो 80 × 10, तो सारा पेंट करने के आपके कितने रुपए लग जाएंगे, 800 रुपये, ठीक है। तो सारा पेंट करने के लगेंगे हमारे 800 रुपये। हाँ जी, आपको बात समझ में आई, दोबारा समझ लो, ठीक है। अब आप देख लो भी एग्ज़ाम अगर किसी ने पहले दिया था तो उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की थी, ठीक है। हमें सबसे पहले वॉल्यूम बताया गया, कैपेसिटी होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट 24 है, लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी थी, हाइट भी आ गई, तो एल भी है, बी भी है और एच भी है। बस देखना ये था, आप अपने सिर्फ रूम को देखो, मैंने बताया रूम में से आप टॉप हटा दो, टॉप नहीं है, ठीक है। बॉटम अगर आप देखोगे तो बॉटम का मतलब है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये जो एरिया कवर्ड एरिया होता है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो वो मैंने एरिया लिया, ठीक है। अब 4 दीवार का अगर एरिया लेना है तो एक होता है लेंथ इंटू हाइट और उसका डबल, एक होता है ब्रेड्थ इंटू हाइट और उसका डबल, तो वही ये चीज़ होती है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये है एरिया ऑफ 4 वॉल। 4 दीवार ये हो गई और बॉटम वाला पार्ट ये हो गया। लेकिन उसने कहा था कि इनर से भी और आउटर से भी, कहाँ लिखा है वो, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर एंड आउटर सर्फेस, दोनों की बात कर रहा था, तो बाहर वाला भी लेना था, तो इसलिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमने 4 3 2 ये हमने सब डाला, तो 80 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया आ गया। 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपये हैं, तो 80 के कितने हो जाएंगे, 800 रुपये, ठीक है जी। चलिए, ये की होगी गलतियाँ इनमें क्वेश्चन में, अब आपको समझ में आ गया होगा। मुझे ज़रूर बताना कि ये वाला पार्ट आपको, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कमेंट कर दिया करो भैया, ठीक है। अगर कुछ समझ में आ जाता तो बता दिया करो कि हाँ भी चीज़ें समझ आ रही हैं। चलो भाई, इन ए शावर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स, 5 सेंटीमीटर की रेन गिर रही है भाई, ठीक है। शावर लगा लो, रेन लगा लो, जो भी है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन 1.5 हेक्टेयर्स ऑफ ग्राउंड, 1.5 हेक्टेयर ग्राउंड में जो गिरेगी तो वो कितना उसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। समझना इस बात को। आपको दे रखा है 1.5 मीटर हेक्टेयर, ठीक है। 1 हेक्टेयर की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहिए, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो अगर कोई मेरी क्लास का बच्चा देख रहा है या फिर जिसने ऑनलाइन क्लासेस लगाई हैं तो वो ऑलरेडी जानता है कि एग्ज़ाम होने से पहले ये चीज़ें बताई जा चुकी थी कि 1 हेक्टेयर जो है ना वो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये पहले से हमने बच्चों को सिखाया हुआ है। तो 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो 1.5 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टेयर कितना हो जाएगा, 15,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो, जब अगर सिर्फ मीटर लिखा होता है, मीटर लिखा होता है इसका मतलब होता है साइड, अगर मीटर स्क्वायर लिखा होता है ना तो इसका मतलब होता है एरिया, अगर मीटर क्यूब लिखा होता है इसका मतलब होता है क्या, वॉल्यूम, ठीक है। अगर सिर्फ मीटर लिखा हो उसका मतलब एक साइड की बात हो रही है, अगर मीटर स्क्वायर लिखा हो इसका मतलब एरिया की बात हो रही है, मीटर क्यूब लिखा हो इसका मतलब क्या बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, तो हमें वॉल्यूम, हमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हमें बता रखा था, नहीं वॉल्यूम हमें बताना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना फॉल करेगा। उसमें से आपको ये पता चल गया कि जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाला एरिया है ना वो कितना है, 15,000 मीटर स्क्वायर, 15,000 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये वाला एरिया। इतने एरिया पर मतलब कि अगर आप ज़मीन के, मान लो खेत में खड़े हो आप, ठीक है, खेत में खड़े हो आपने देखा भी कितने एरिया पर, मतलब 1 किला मान लो, 1 किले के ऊपर 15,000 मीटर स्क्वायर, मतलब इतना आपको एरिया दिखाई दे रहा है।
और उसके ऊपर बारिश की जा रही है 5 सेंटीमीटर की, उसके ऊपर बारिश की जा रही है, तो वो कह रहा है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ और जितना आपने पानी डाला इंटू उसकी हाइट, ठीक है। तो ये जो 5 सेंटीमीटर जो है ना, ये हमारे लिए हाइट का काम करेगी, 5 सेंटीमीटर। लेकिन ये किस में है, मीटर में है। सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100। तो 2 0 से 2 0 कट गई, 150 इंटू 5 750 मीटर क्यूब हमारा आंसर हो गया। हाँ जी, समझ पाए, ठीक है। दोबारा बता दें एक बार ही, चलिए देखो। सबसे पहले ये पता होना चाहिए 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। 1.5 हेक्टेयर 1.5 हेक्टेयर हो जाएगा 15,000 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर लगने का मतलब होता है एरिया, एरिया का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ पहले से पता थी 15,000 है, ठीक है। शावर जो है 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन हमारे पास आ रही है, मतलब वो हमारे लिए हाइट का काम करेगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कि कितना वॉल्यूम आया। हमसे यही पूछा गया था, द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो ये h हमारे पास कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 100। तो हमारे पास सिंपली आ गया 750 मीटर क्यूब, ठीक है भाई। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं अगर आप सीखना चाहते हो पहले से, एग्ज़ाम से पहले से, तो उसके लिए क्या करना है, ब्राइट एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी ना। अगर ऐसी ऐसी चीज़ें अगर आपको सीखनी है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको ये सारी चीज़ें आती हों, तो उसके लिए एकेडमी ज्वाइन करो, क्लासेस लगाओ, ठीक है। क्लासेस लगाओगे, चाहे ऑफलाइन लगाओ चाहे ऑनलाइन लगाओ, ठीक है। ऑफलाइन भी बैचेस चल रहे हैं, ऑनलाइन भी बैचेस चल रहे हैं। और ऑनलाइन में तो अभी क्या है ना, डिस्काउंट चल रहा है। ऑनलाइन में ब्राइट 60 ये कोड आपको लगाना है 60% डिस्काउंट के लिए। ब्राइट 60 अगर आप लगाते हो तो आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है जी। तो जो बच्चे क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन में, तो वो ये कूपन कोड लगाकर आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ऑफलाइन बैचेस लगाने हैं तो मोहाली में आप आ सकते हो, अगर आपको मुझसे पढ़ना है, ठीक है। बाकी सेंटर्स में भी सभी जगह अच्छे टीचर्स होते हैं, चंडीगढ़, पटियाला, लुधियाना, संगरूर, जालंधर, गुरदासपुर, जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो आप जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। सभी जगह पर आपको जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट आपको सेम कराया जाता है, बस हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, लेकिन सभी ब्राइट एकेडमी में जो पढ़ाया जाता है वो सेम आपका स्टडी मटेरियल और सेम कंटेंट यूज़ करके पढ़ाया जाता है, ठीक है जी। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो मुझे बता देना। मैंने जैसे पटवारी का करवाया है, आपको लगता है भी किसी और एग्ज़ाम्स के भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहते हो तो उसके लिए आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो फिर आपको मिलेंगे कोई और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय।